गर्मी का सीजन आ गया था और पूरा शहर सूरज की तेज किरणों में नहा रहा था। साथ में सिकाडास की चहचहाहट गूंज रही थी। शहर में घूमते घूमते उस पोनीटेल वाले बंदे की नज़र एक फ्लावर स्टोर पर पड़ी। जब वो अंदर गया तो उसका बड़े चीयरफुल तरीके से स्वागत किया गया। वो हरियाली से भरी स्टॉल्स के बीच चलने लगा और बड़े ध्यान से सामान देखने लगा। थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ उसने उस अजीब से पौधे का नाम लिया जिसने उसका ध्यान खींचा था। मर्चेंट ने खुशी खुशी समझाया, इसके पत्ते बिल्कुल कॉइन्स जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे मनी ट्री भी कहते हैं। लोग अक्सर नया बिजनेस शुरू करने पर इसे गिफ्ट देते हैं। ऐसी बात सुनकर उस बंदे को काफी अच्छा लगा। उसने एक ट्री खरीदने का मन बना लिया था। तभी उसका ध्यान पीछे बज रहे एक रेडियो पर गया। वो बंदा सुनने लगा। अनाउंसर एक प्यारी आवाज में साचो सिटी के बीच पर आए एक अजीब से तूफान के बारे में बता रहा था। गवर्नमेंट का क्लेम था कि ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। फ्लावर शॉप का क्लर्क एकदम भड़क गया। कौन यकीन करेगा इस पर? ऐसा स्टॉर्म बस एक नेचुरल प्रोसेस है। बायर ने चुपचाप वही नतीजा निकाला जैसा उसने सोचा था। इतने बड़े लेवल की जंग के निशान इतनी आसानी से नहीं छुपाए जा सकते। उस ड्रैगन की कान फाड़ देने वाली दहाड़ जिससे उसका सामना बस 2 घंटे पहले हुआ था, उसके दिमाग में गूंज रही थी। काफी वक्त हो गया था जब उसने आखिरी बार किसी ड्रैगन से फाइट की थी। वैसे भी एक ही दिन में 2-2 ड्रैगन्स का शिकार करना काफी हार्ड काम है। वो 2 अजीब क्रीचर्स भड़क गए थे। वो लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने चाकू निकाल लिए थे। वो बंदा भी घोड़े जैसी दहाड़ के साथ अटैक पर टूट पड़ा। हाल ही में हुई वो टक्कर इतनी पावरफुल थी और इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी कि उसके असर को एक नॉर्मल स्टॉर्म से कवर करना पड़ा। उसके सामने खड़ी लड़की को बिल्कुल शक नहीं था कि कल असलियत में क्या हुआ था। उसने तो बस हंसते हुए कहा, इनका मुर्रो बड़ा अजीब है। थोड़ी देर बाद उसने मनी ट्री को एक बॉक्स में पैक कर दिया। वो चाहती थी कि बंदा उसकी बात को कंफर्म करे, पर बायर चुप रहा और बस अपना सामान लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पर अगले ही पल उसे होश आया। उसने अपनी ठंडी नजरें लड़की की तरफ उठाईं और कंफर्म किया कि वो उसकी बात से पूरी तरह एग्री करता है। ये बोलकर वो साइलेंटली और बड़े आराम से स्टोर के एग्जिट की तरफ निकल गया। बाहर बर्दाश्त से बाहर गर्मी थी। वो स्टोर के अंदर की ठंडी और ह्यूमिड हवा को मिस करने लगा था। किस्मत से एग्जिट पर ही एक कैब उसका वेट कर रही थी। इंजन अभी भी चालू था। हीरो पीछे वाली सीट पर सेटल हो गया। केबिन की ठंडक ने उसे फिर से घेर लिया। बंदे ने ड्राइवर को सियोल जाने को कहा। लड़की की आखिरी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या ये दुनिया एबनॉर्मल है? पर फिर किस तरह की दुनिया को नॉर्मल माना जाता है? ड्राइवर को हीरो के उस मेलंकली मूड का अंदाजा नहीं था। उसने बात शुरू करने की सोची। देखने में तो नहीं लग रहा था कि वो यहाँ वेकेशन पर आया है, तो फिर वो यहाँ क्यों आया था? हंटर ने खिड़की से नजरें नहीं हटाईं। वो कुछ भी पर्सनल शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शॉर्ट में जवाब दिया, कुछ खास नहीं। उसकी नजरें उन ऊंची इमारतों को देख रही थी। वो यहाँ सिर्फ काम के लिए आया है। बंदे ने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे होकर बैठ गया। थकान उसके पूरे बदन में भर गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से बड़बड़ाया कि उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ड्राइवर को उस यूनिवर्सल थकान का एहसास नहीं था जो हीरो के कंधों पर बोझ बनी हुई थी। हालांकि वो खुद काफी एनर्जेटिक था, फिर भी उसने हाँ में हाँ मिलाई। उसने अपने क्लाइंट को एनकरेज करने की कोशिश की। पर क्या ये सब खाने पीने और अच्छी लाइफ के लिए नहीं है? इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि आप जहां भी जाओ हर किसी के वही सेम थॉट्स हैं। जब वो बंदा एक डॉक्टर से चेकअप करवा रहा था, तब भी उसने इसी फ्रेज से शुरुआत की, मुझे काम नहीं करना। उसकी आवाज थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, जो उसकी अपीयरेंस से मैच नहीं कर रही थी। वो इतना बोर हो गया है कि पागल हो रहा है। क्या यहाँ बिना काम किए जीने का कोई ऑप्शन नहीं है? डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा, जिसके बाद उसने एक साफ नतीजा निकाला। ऐसा लगता है कि मिस्टर या मजुन बर्नआउट हो चुके हैं। उस सो कॉल्ड या मिन जुन की गेज अभी भी ब्लैंक और अनइंटरेस्टेड थी। उसने उस डॉक्टर की तरफ देखा तक नहीं जो उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो ये जॉब बहुत लंबे समय से कर रहा था। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। क्या इस तरह जीना सही है? सीमिंगली दिमागी तौर पर थके हुए डॉक्टर के वर्ड्स। कीबोर्ड पर उसके पंजों की क्लैक क्लैक आवाज हो रही थी। उसने एक एनालॉजी दी, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक खींचोगे तो ये अपनी टेंशन खो देता है। कंक्लूजन ये निकला कि हीरो के दिमाग को रेस्ट चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े बड़े लेटर्स चमकने लगे। डायग्नोसिस, इमोशनल बर्नआउट सिंड्रोम। डॉक्टर ने अपने पंजे वाले हाथ से दवाई का पैक उठाया। जार के अंदर गोलियां जोर से बजीं। उसने वह पिल सींग जुन की तरफ बढ़ाईं। वो खुद ये नहीं कर सकता, इसलिए उसे पहले की तरह ही ये लेनी पड़ेंगी। हंटर ने उस बजने वाले जार को अपनी हथेली में पकड़ा और बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली नजर से उसे देखने लगा। उसने थके हुए मन से खुद से कहा, पहले की तरह लेनी है। डॉक्टर ने अपनी चमकती हुई पीली आंखें उस पर टिकी और यान जुन को याद दिलाया कि उसका अगला विजिट अब से पूरे 23 साल बाद है। उसने कीबोर्ड पर क्लैक किया और यामन जुन की पर्सनल फाइल बंद कर दी। क्या कोई और सवाल है? हंटर ने सर हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। तो फिर मैं चलता हूँ। डॉक्टर अपनी चेयर पर पीछे हो गया और थकान मिटाने के लिए अंगड़ाई ली। अब 23 साल बाद मिलेंगे। बिना काम किए जीने वाला सवाल उसे सच में हैरान कर गया था और काफी फनी लगा। वो धीरे से हंसा। उसे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे।
वाई और जुन हॉस्पिटल से निकलकर उस तपिश की तरफ बढ़े। उसे रिसेप्शन से कोई बहुत उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो थोड़ा अपसेट था। दोपहर का सूरज बिल्कुल सर पर था। अब उसकी रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी, पर इसके बावजूद आसपास के लोग पार्टी कर रहे थे और दिन को एंजॉय कर रहे थे। जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी और सब कुछ अच्छा सोचने की कोशिश की। आखिरकार दिन तो अच्छा ही था, पर अचानक आसपास के लोग घबरा गए। हर किसी को एक डेंजर अलर्ट मिला। सारे रेसिडेंट्स को तुरंत शेल्टर में जाने के लिए कहा गया। यामिन का फोन पॉकेट में वाइब्रेट हुआ, पर उसे पता था कि कॉल आएगा ही। एकदम सपाट चेहरे के साथ उसने पॉकेट से सेल फोन निकाला, कवर पलटा और उसे कान से लगाया। स्पीकर से केसी की खनकती हुई आवाज आई। उसके पास जुन के लिए एक काम था। हीरो ने पूछा कि क्या ये कोई बैंक रॉबरी है। वायर के दूसरी तरफ लड़की हल्का सा हंसी, जैसे एक टॉप कोरियन एजेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। बंदा सीधा पॉइंट पर आया। उसे पेमेंट में इंटरेस्ट था। लड़की ने बताया कि पेमेंट वही है जो पिछली बार थी। याए जुन ने फोन का लिड झटके से बंद कर दिया। ये कितना बोरिंग है। ये बोलते ही एक नीली सी चमक उसके शरीर के चारों तरफ फैल गई और वो हवा में ही गायब हो गया। पुलिस क्राइम सीन पर काफी जल्दी पहुंच गई। उन्होंने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया और तमाशबीनों को वहां से भगा दिया। एक बहुत गुस्से वाला और खतरनाक दिखने वाला बंदा नजर रख रहा था कि कोई लाइन क्रॉस ना करे। किसी ने चोनपाल को नाम से पुकारा और उसकी लाल आंखें उस बदतमीज बंदे की तरफ घूमी। चोनपाल ने यामजुन को देखा तो उसका चेहरा एकदम खिल गया और उसने अपने ह्योंगनाम को हेलो कहा। हंटर ने कुछ देर तक उस ओट पुलिसमैन से बात की ताकि रॉबरी की डिटेल्स पता चल सके। खुशकिस्मती से सिर्फ एक ही क्रिमिनल है। आखिरी रिफ्यूजी के हिसाब से बैंक में अब सिर्फ 4 होस्टेजेस बचे हैं और एक को छोड़कर बाकी सब बेहोश हैं। यामिन जुन एकदम बोर दिखते हुए बैंक की तरफ बढ़ा। वो ये काम अपने जिम्मे लेगा। पुलिसमैन उसे हैरानी से पीछे से देखता रहा। हंटर ने थक कर एक लंबी सांस ली और समझाया कि वो इस केस को हैंडल करेगा। चोनपाल को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस नहीं, बल्कि एक ह्यूंग जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एजेंट है। यामिन जुन धीरे धीरे बैंक के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। यहाँ का माहौल काफी ग्लूमी था। हंटर के चेहरे के एक्सप्रेशंस जरा भी नहीं बदले। वो हमेशा की तरह ब्लैंड रहा और उसने अपनी जैकेट की अंदर वाली पॉकेट में हाथ डाला। वहां से उसने कुछ तालिस्मैन्स निकाले। उसने अपनी उंगलियां खोलीं और उन पेपर्स को बैंक के ग्राउंड के पास हवा में उड़ने दिया। तुरंत ही वो पेपर्स एक नीली रोशनी के साथ चमकने लगे। पूरी बिल्डिंग एक प्रोटेक्टिव डोम से कवर हो गई। लोग हैरानी में चिल्लाए, ये मैजिक है। प्रोटेक्टिव बैरियर का काम खत्म करके बंदा बिल्डिंग के अंदर जाते हुए वॉर्न करने लगा। चोनपाल को पता था उसे क्या करना है। उसने ऑर्डर दिया कि रेसिडेंट्स को दूर ले जाया जाए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इसे पूरी तरह सॉर्ट आउट कर देगा। पुलिसमैन के सबऑर्डिनेट्स ने एक्साइटेड होकर मैजिक की रिपोर्ट दी। वो ओर्क मुश्किल से उन्हें संभाल पा रहा था। एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विदेशी क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ता? तो वो लोग यहाँ कैसे आ गए? चोनपाल ने उस बंदे को गुस्से से देखा। क्या तुमने स्कूल में इमिग्रेशन ऑफिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बीच का फर्क नहीं सीखा? पुलिसमैन की पीठ पर ठंड सी दौड़ गई और वो बहाने बनाने लगा। स्कूल के दिनों में मैं नाइट शिफ्ट करता था, तो सारा टाइम क्लासेस में सोने में ही निकल जाता था। मेरे पास पैसे कमाने तक का ढंग का टाइम नहीं होता था, तो पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ से निकलता? वो बंदा काफी अपसेट लग रहा था। चोनपाल को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुआ। उसने पक्का ओवर रिएक्ट कर दिया था और बदकिस्मती से वो ऐसा बहुत बार करता है। उसने बस सर हिलाया और कहा कि वो समझ गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उस बेचारे पुलिसमैन को समझाया, इमिग्रेशन ऑफिस फॉरेनर्स की कंप्लेंट्स हैंडल करता है, जबकि यामिन जुन जैसे इमिग्रेशन एजेंट्स स्पेशल फॉरेनर्स से डील करते हैं। पुलिसमैन को तो स्पेशल एलियन कैटेगरी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, तो ओर्क ने फिर से समझाया, ये उन लोगों से डील करते हैं जो ओवरसीज से आते हैं। आखिरकार उस बंदे को सब समझ आ गया। वो हैरानी से चिल्ला उठा, तो बैंक के अंदर वो इलीगल इमिग्रेंट किसी अलग ही लेवल का है। वो बहुत दूर की जगहों से आया हुआ एक मेहमान है। इस बीच बिल्डिंग के अंदर एक गुस्से में भरे बंदे ने एक विक्टिम को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया। कांगू 21 साल का, अनएम्प्लॉयड। ये उस क्रिमिनल की प्रोफाइल थी। वो पिछले साल जगह और एक स्पेशल एबिलिटी यूजर की तरह रजिस्टर हुआ और इसे एक सिक्योरिटी कंपनी में काम पाने का मौका समझा। यामिन ने चुपचाप उस क्रिमिनल की डिटेल्स पढ़नी खत्म की, पर वो फेल हो गया था। अचानक एक हल्की हरी रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। उसने ऊपर देखा। उसी वक्त उस स्पेशल फोर्स से कंट्रोल की गई एक बेंच बहुत तेज स्पीड में उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। यामिन जुन सही वक्त पर बच गया और वो चीज उसके पास से गुजरती हुई दीवार से जा टकराई, एक कान फाड़ देने वाली थड़ की आवाज के साथ। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस क्रिमिनल के पास कौन सी स्किल है। ये टेलीकिनेसिस थी। वो बंदा गुस्से में गुर्राया कि किसने कहा कि अंदर आना ठीक है। विक्टिम को अपनी पकड़ से छोड़े बिना उसने पूछा, क्या उसने पुलिस को निपटा दिया और अकेले अंदर आ गया? यामिन ने उस बंदे को एकदम सपाट नजर से देखा। उसने ऑर्डर दिया कि होस्टेज को जाने दो। क्रिमिनल ने उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। उसने बस अकड़ कर कहा, फक ऑफ। हंटर ने उसे एक आखिरी मौका दिया। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो बंदा अभी सरेंडर कर देता है तो वो उसे नहीं मारेगा, पर अगर उसने होस्टेज को कुछ भी किया। क्रिमिनल ने बीच में ही उसे एक ठंडी आवाज में टोक दिया,
उसने साफ साफ कहा, अपना मुंह बंद रखो और जैसा कहा है वैसा करो। हंटर ने थोड़े दबाव के साथ रिपीट किया, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, होस्टेज को तुरंत छोड़ दो। वो स्पेशल एबिलिटी होल्डर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके मुंह से एक गाली निकली, इसे अभी के अभी चुप कराओ। उसकी आंखों में पागलपन दिख रहा था। क्या उसे सच में लगता है कि वो यहाँ गेम खेल रहा है? उसे लगता है कि अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो उसे कचरे की तरह ट्रीट कर सकता है। उसने उम्मीद की थी कि इस पावर के आने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर उसे एक नौकरी तक नहीं मिली। उसे महीने के सिर्फ $65 मिलते थे, वो भी बस एक स्टाइपेंड की तरह। इतने पैसों में वो कैसे गुजारा करता? आखिरकार इमोशंस दिमाग पर हावी हो गए। उस बंदे ने बिना सोचे समझे अपनी एबिलिटी यूज की। कमरे में हर तरफ चीजें तेज स्पीड में उड़ने लगीं। सिर्फ वही अकेले ऐसे क्यों झेले? आंसुओं ने उसकी आंखें धुंधली कर दी थीं। उसकी लाइफ बेकार है। अब जब वो सोचता है तो वो यहाँ अपनी स्कॉलरशिप लेने आया था, पर किसी दादी ने कहा कि उसकी पीठ पर कुछ है और उसे हटाने की कोशिश की। जब उन्होंने उसे टच किया तो उसे दर्द हुआ। क्रिमिनल सदमे में जम गया। उसे याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। उसी पल कमरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। होस्टेज कोई विक्टिम नहीं लग रही थी। उस बुढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने तारीफ की, नॉट बैड। उसने उसे एक नज़र में देख लिया था। क्रिमिनल ने अपना हाथ ढीला किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, पर भले ही उसने होस्टेज को छोड़ दिया था, वो उस बुढ़ी औरत से अलग नहीं हो पाया था। उसकी गर्दन और उसकी हथेली अभी भी अजीब हरी रोशनी वाली नसों से जुड़े हुए थे। पैनिक में वो बंदा चिल्लाया और पीछे भागा। वो किसी तरह उन टेंटकल्स को खुद से अलग करने में कामयाब रहा। उस बुढ़ी औरत ने उसे इग्नोर किया और अपनी जलती हुई हरी नजरें यामेन जुन की तरफ घुमा दी। एक इमिग्रेशन डॉग की तरह इसकी सूंघने की शक्ति अच्छी है। हंटर का चेहरा अभी भी वैसा ही सपाट था। अगर उसने इस औरत को नोटिस नहीं किया होता तो वो बेवकूफ कहलाता। उस औरत ने इसका ब्रेन वॉश करने में काफी अच्छी जॉब की थी। बुढ़ी औरत को लगा कि वो ये सब फालतू की बातें बिना किसी वजह के बोल रहा है, पर वो तो अपने शब्द उसके हिप्नोसिस के अंदर डिलीवर कर रहा था। बुढ़ी औरत ने उस जख्मी बंदे की तरफ एक चालाक और सैटिस्फाइड नजर से देखा और वो डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करने लगा। वो औरत अब खुद को रोक नहीं रही थी। उसने अपनी पूरी बुरी ताकत बाहर निकाल दी थी। विक्टिम के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उसका पूरा बदन दर्द की एक भयंकर लहर में डूब गया था। दर्जनों, शायद सैकड़ों टेंटकल्स उसके बदन पर जोर जोर से लगने लगे जब वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। यामिन जुन एकदम काम रहा। अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए उसे एहसास हुआ कि ये औरत उसे जानी पहचानी लग रही है। ये वही क्रिमिनल है जिसे सब ढूंढ रहे हैं। ये ओडिन डायमेंशन से है। इसका नाम वाट्रेला डैफ्ने है। 3 बार मर्डर की कोशिश, 12 मर्डर्स, 49 रॉबरीज, कॉन्ट्राबैंड रखना और बिना परमिशन के किसी प्रिमिटिव डायमेंशन में घुसना। और ये तो वो हैं जो अर्थ पर नहीं हुए। यिंग जुन ने अपना वेपन निकाला। ये एक अजीब सा चाकू था। उसने उसे एक मौका दिया था, पर उसने वो गंवा दिया। उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस सा झलक रहा था। हंटर ने चाकू की ब्लेड को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और अपनी हथेली पर चला दिया, जिससे काफी खून निकलने लगा। बंदे ने पूरी ताकत से मुट्ठी भौंची। खून की एक धार नीचे गिरी और फर्श पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया। क्रिमिनल को पहली बार थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो अजीब सी ओरा उसे टेंस कर रही थी। हाँ, वो डार्क मैजिक यूज करता है। डार्क मैजिक दर्द या बलिदान से आती है। ये सब एब्जॉर्ब लाइफ फोर्स को कंडेंस करने से बनता है। कुछ कंट्रीज में ये बैन है, पर खुद के बलिदान या सेल्फ डिफेंस के लिए इसे अलाउ किया जाता है। पर जो लाइफ फोर्स तुम खर्च करोगे वो कभी वापस नहीं आएगी। लोगों में कितनी लाइफ फोर्स होती है, वो उसे भी अपने लिए ले लेगी। यामिन जुन के मुंह से एक मंत्र निकला। उसने इसे एक अजीब सी गहरी आवाज में बोला। ये इंसानों की किसी भी लैंग्वेज जैसा नहीं था। जब बुढ़ी औरत ने उस पर अटैक किया, वो जरा भी नहीं हिला। हर कोने से दर्जनों टेंटाकल्स उसकी तरफ बढ़े। ठीक उसी पल जमीन फटकर एक विशाल पंजा बाहर निकला। गूंज काफी कान फाड़ देने वाली थी। जब उस पंजे ने बुढ़ी औरत की पावर के सोर्स को पूरी तरह कुचल दिया, तो फिर से वही आवाज आई। जमीन के नीचे से एक डरावना क्रीचर अपनी जलती हुई लाल आंखों के साथ बाहर निकला। बुढ़ी औरत के चेहरे पर और हैरानी दोनों थी। ये अनबिलीवेबल था। एक मामूली इंसान इतना ज्यादा डार्क मैजिक कैसे यूज कर सकता है? उसने कितनी जिंदगी की ताकत खर्च कर दी होगी। सोचा जाए तो उसने अपनी आधी जिंदगी बस एक बुढ़ी औरत से निपटने में लगा दी। इस एहसास से उसके पसीने छूट गए। कपकपाती आवाज में उसने पूछा, वो क्या था? यामजुन के लिप्स नीचे झुके हुए थे। उसकी नजर अभी भी वैसी ही ब्लैंक थी। उसने शॉर्ट में सोचा, उसे खुद भी पक्का नहीं पता था। बुढ़ी औरत डर के मारे वहीं जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हीरो क्या करने वाला है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती थी। उस औरत ने अपने टेंटाकल्स से यामिन जुन पर अटैक करने का फैसला किया। वो भयंकर काला सिलहूट इतनी तेजी से रिएक्ट किया कि औरत की धड़कन रुकने वाली हो गई। उसकी चमकती लाल आंख बहुत पास थी। एक ही पल में उस क्रीचर ने उन चिपचिपे टेंटाकल्स को पकड़ा और उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए। क्रिमिनल को असहनीय दर्द हुआ। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। जब वो क्रीचर बिना किसी रहम के उसे फाड़ रहा था,
यानजुन धीरे धीरे पर यकीनन उस बुढ़ी औरत की तरफ बढ़ा जो अब बुरी तरह चिल्ला रही थी। वो तभी रुकी जब उसका सर काट दिया गया। अपने दुश्मन की उस विशाल ताकत का ख्याल उसके दिमाग में बैठ गया था। इतनी शोर शराबे वाली लड़ाई के बाद हॉल में आखिरकार शांति हो गई, इसलिए उस बंदे के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने क्रिमिनल को टीज किया, क्या उसे दर्द हो रहा है? बुढ़ी औरत को समझ आ गया कि अब हालत हाथ से निकल चुकी है। उसने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, ये प्रॉमिस करते हुए कि अगर वो उसे जिंदा छोड़ देगा तो वो उसका कर्ज चुका देगी। हंटर रुक गया। वो कैसे कर्ज चुकाएगी? औरत ने मौका नहीं छोड़ा और बड़बड़ाने लगी, क्या उसे पता है कि अर्थ पर सिर्फ क्रिमिनल्स ही क्यों इकट्ठे किए गए थे? एक बार डायमेंशन के चीफ सूटसेयर ने भविष्यवाणी की थी कि डायमेंशन के सबसे दूर वाले हिस्से में एक सोल का टुकड़ा है जो इतिहास के सबसे खतरनाक क्रिमिनल ने गिराया था, और उस बुढ़ी औरत के पास एक ऐसा क्लू है जो हीरो को उस तक ले जाएगा, और अगर वो इसे बेचने का फैसला करे तो उस रिवॉर्ड के लिए दंगा फसाद मच जाएगा। उसके चेहरे से पसीना और ओले टपक रहे थे। वो अपनी बकबक बंद ही नहीं कर रही थी ताकि उसकी बातें काम कर जाएं। यामेन ने एक बोर्ड नजर साइड में डाली और उसे बीच में ही टोक दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसने ये बेच दिया तो कमेटी उसे तुरंत वांटेड डिक्लेयर कर देगी, और ऊपर से उसके हाथ में पहले से ही कुछ है। औरत को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। यामजुन ने अपने बालों में हाथ फेरा। वो जानता है कि वो मौत के कगार पर उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। क्रिमिनल की आंखें पागलपन में इधर उधर घूमने लगीं जब तक कि उसकी नज़र हंटर के हाथ पर नहीं पड़ी। वो वापस नॉर्मल हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? डार्क मैजिक से जो लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है वो कभी रिकवर नहीं होती। ये यूनिवर्स का बेसिक लॉ है। औरत ने साफ देखा था कि यह मिंगजुन का हाथ अपनी सारी जान खो चुका था और सूख गया था। वो एक लाश के हाथ जैसा दिख रहा था। उसने उस बंदे की रेस के बारे में पूछने की कोशिश की। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और दूसरी बार में वो पूछने में कामयाब रही। अब वो उसे अलग ही नजरों से देख रही है। वो उसे अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, उस क्रीचर से भी ज्यादा जो उसके पीछे खड़ा था। बंदे की आंखें लाल होकर जल रही थीं। उसने फिर से रिपीट किया कि उसे नहीं पता। ये आखिरी शब्द थे जो उस औरत ने सुने, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। यानजुन के रिकॉर्ड में कितने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिमिनल्स हैं? हंटर की नज़र फिर से फेडेड और खाली हो गई। वो इस सब से कितना थक गया था। उसने ऊपर देखा और कमरे में नज़र घुमाई, पर जरूरी बात यह थी कि होस्टेज अभी भी जिंदा था। हंटर की नज़र अभी भी कोल्ड और इंडिफरेंट थी जब उसने नीचे देखा और खून के उस गड्ढे को देखा जो उसकी वजह से बना था। ऐसा क्राइम सिर्फ 2-4 बैंक लूटने के लिए माफ किया जा सकता है। बंदे को एहसास हुआ कि उसे उनसे जलन हो रही है। उसने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और मुड़ गया वहां से निकलने के इरादे से। धीरे धीरे बैंक के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वो हवा में घुल गया। पीछे बस एक हल्की धुंध छोड़ गया। लोग बड़े खुश होकर देख रहे थे। यामिंगजुन एक थकी हुई चाल के साथ बैंक से बाहर निकला। उसका सर झुका हुआ था और वो सामने देख रहा था जैसे अंदर कुछ अजीब हुआ ही ना हो। पुलिसमैन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके रिएक्शन का क्या मतलब निकालें, तो उन्होंने पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? हंटर ने आलसी तरीके से सर हिलाया और इशारा किया कि बाकी के नतीजों को वो संभाल लें। चोनपाल ने पूछा, होस्टेज का क्या हुआ? यिमजुन ने एक गहरी सांस ली और बताया कि होस्टेज जिंदा है। काम खत्म होने के बाद रिपोर्ट देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पुलिसमैन ने बड़ी राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वो लड़का मरा नहीं या कोई मग्गर नहीं था, वरना एक नौजवान लड़के को सर में छेद के साथ देखना बहुत मुश्किल होता। यिंगजुन ने कुछ मतलबपूर्ण ढंग से बड़बड़ाया जिससे उसके दोस्त को फिर से एंग्जाइटी होने लगी। चोनपाल ने अपना चेहरा हथेली से ढक लिया जब उसने सुना कि होस्टेज को पहले ही पूरे बदन पर शॉट्स लग रहे हैं। यिमजुन ने पुलिसमैन के रिएक्शन को इग्नोर किया। दूर जाते हुए उसने वही याद दिलाया जो उसने पहले कहा था, यहाँ चोनपाल के एटीट्यूड के साथ काम करना मुश्किल है। उन्हें कभी ड्रिंक पर मिलना चाहिए। चोनपाल ने खुशी से सर हिलाया और उसे घर के लिए सेफ जर्नी विश की। यिमजुन का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। कैसी का मैसेज था। पहले बंदे ने आराम से अपनी स्लीव्स रोल की और फिर अपना सेल फोन निकाला। उसकी कंपनी के प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट ने काम के पैसे पहले ही उसके अकाउंट में भेज दिए थे। ये लोग तुरंत पेमेंट करते हैं। यामजुन ने सही वक्त पर एक टैक्सी को गुजरते देखा। उसने हाथ दिया और वो चमकीले रंग की गाड़ी ओबीडियंटली रुक गई। थकान के बावजूद उसने बुक स्टोर जाने का फैसला किया, तो उसने ड्राइवर को सानरोक्सू एरिया चलने को कहा। वो सब उसके बारे में क्या जानते हैं? वही मशहूर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एजेंट। 99% केसेस सक्सेसफुल होते हैं, पर एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उसने इन्फो फील्ड खोली। वो एक कैदी की प्रोफाइल निकली जिसका नंबर था एसिफ 666। वो लिमिटेड माइंड कंट्रोल के अंदर एक क्रिमिनल था। उसे अर्थ पर करेक्शनल लेबर की सजा सुनाई गई थी। वो बंदा, उसने अपनी आंखें फॉर्म पर फिर से घुमाई जैसे कि उसने इसे 1000 बार से ज्यादा न देखा हो। पेज के बॉटम में एक नाम था। हर बार वो उम्मीद करता था कि ये बदल जाएगा, पर सब कुछ वैसा ही रहता था। यामजुन, इंसान, भले ही वो असलियत में इंसान नहीं था। एक दिन बहुत साल पहले उसने एक क्राइम किया था और उन्होंने उसे वहीं खत्म करने के बजाय बांध दिया था। सजा के तौर पर उसका शरीर और दिमाग उससे छीन लिए गए और उसे रिफॉर्मेटरी लेबर की सजा सुनाई गई।
सारा इंपॉर्टेंट काम जो बाकी वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा गंदा होता है वो इन जैसे लोगों को दिया जाता है जिन लोगों का दिमाग बदल दिया गया हो। एक जॉब एक जेल की तरह है, जबकि ले ऑफ एक तरह की आज़ादी है। हर बार जब वो इस अर्थ नाम के गड्ढे में अपना काम सही से करता है तो उसे यूनिवर्सल करेंसी दलंत मिलती है। अभी ट्रांसफर आया ही नहीं था कि एक नया नोटिस बज उठा। टैक्स कलेक्शन सेंटर ने उसके अकाउंट से 2000 डॉलर्स निकाल लिए थे। हर बार विंडो बंद होने से पहले एक रिमाइंडर आता था, कृपया सावधान रहें, अगर आपका अकाउंट माइनस में गया तो आपको फी भरनी पड़ेगी। अगर आपने पेमेंट में देरी की तो आपको मौत की सजा दी जाएगी। फिलहाल पे ऑफ 5,124,990 डे है। यहाँ पे ऑफ का मतलब जमीन वाले मतलब से अलग है। वहाँ तो रिटायरमेंट पर पैसे मिलते हैं, पर यहाँ रिटायर होने के लिए तुम्हें खुद पैसे भरने पड़ते हैं। जो रिवॉर्ड उसे आज के ऑर्डर के लिए मिला था वो शायद कुछ दिलांस ही होंगे। और क्योंकि एक बार प्रिजनर बनने के बाद डांस कमाना जहन्नुम बन जाता है, तो एक दिन ख्याल आया कि अर्थ करेंसी चुराकर उसे दांतेस में एक्सचेंज करके अपनी आज़ादी के लिए पे कर दे। कैब ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में अपने कस्टमर को एक नज़र देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। यिम जुन अब इस तरह और नहीं जीना चाहता था। वो इस जिंदगी से थक गया था। बंदे ने प्रिजनर मैनुअल खोला और उसे फिर से पढ़ा, जैसे कि उसने इन सालों में इसे रत्ती भर भी याद न किया हो। प्रिजनर्स कानूनी तौर पर डांस इन तरीकों से कमा सकते हैं: किसी वांटेड क्रिमिनल को पकड़ना या मारना, ब्यूरो से कोई स्पेशल असाइनमेंट लेना, डायमेंशन नंबर 31 से 490 तक फूड प्रॉब्लम सॉल्व करना, पैचोक पायरेट क्रू की जानकारी देना और भी बहुत कुछ। पर हर मिशन की अमाउंट उन 5 मिलियन के आसपास भी नहीं थी जो उसे पे करने थे। अचानक उसकी सांस अटक गई जब लिस्ट कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपडेट हुई। आइडेंटिफिकेशन नंबर A-1 वाले क्रिमिनल की सोयल हासिल करना और डिलीवर करना। इस काम के लिए 7 मिलियन डांस मिलेंगे। अनजाने में बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द यामीन जुन के दिमाग में घूमने लगे। डायमेंशन के चीफ सीयर ने कभी भविष्यवाणी की थी कि डायमेंशन के सबसे दूर कोने में एक सोयल का हिस्सा है जो इतिहास के सबसे बड़े क्रिमिनल ने गिराया था। हंटर ने अपनी एक्साइटमेंट को दबाने की कोशिश की। काश वो इस मिशन को पूरा कर सके। यामीन ने नोटिस नहीं किया कि उसके लिप्स से एक गाली निकल गई। ड्राइवर को लगा कि शायद उसका काम पर काफी टफ टाइम चल रहा है। उसने कस्टमर की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। उसे हैंग इन देयर चाहिए, पर बंदे ने रेसिस्ट किया। उसे लगता है कि अब बेल का वक्त आ गया है। उसने बहुत झेल लिया और किसने सोचा था कि वो वहां 800 साल तक काम करेगा। पर अब उसके पास एक मौका है और वो पक्का इस गंदी कंपनी से दफा हो जाएगा। क्या तुम्हें अपने बॉस को मारने के 3 सबसे इफेक्टिव तरीके पता हैं? एक ऐसा सवाल आया जो किसी पुलिस स्टेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग था। बदकिस्मती से चोनपाल ने इसे बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। वह श्योर नहीं था, पर उसे लगा कि शायद सर पर गोली मारना या गला काट देना सही रहेगा। वो सोचने लगा, या फिर अपनी एबिलिटीज यूज करना ज्यादा बेहतर है। सवाल पूछने वाले ने उंगली बाहर निकाली। नहीं, पहले इंसान को शॉर्टी वर्क करना चाहिए ताकि वो हाइपरटेंशन से मर जाए। दूसरा, ऐसा काम करके रायता फैलाना चाहिए जो उसका है ही नहीं, ताकि उसे फायर कर दिया जाए और वो भूख से मर जाए। तीसरा, चेन ऑफ कमांड को इग्नोर करो और चीफ के बारे में फालतू बातें करो। चीफ को इतना न्यूरोटिक बना दो कि उसे कैंसर हो जाए और वो मर जाए। बंदे की आवाज से सार्किज्म टपक रहा था। 4th ब्रिगेड एरिया पर्सनल और सिविलियंस के लिए बहुत डेंजरस है। ज्यादा मैनपावर मांगना अंडरस्कोर क्यों है? पुलिस डिपार्टमेंट का हेड खड़ा हो गया और उसने अपने डेस्क पर जोर से हाथ मारा। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि ये पूरी बातचीत बेकार है। इसलिए उसने अपने सबॉर्डिनेट को अपनी नजरों से दूर होने का ऑर्डर दिया ताकि वो उसे और पागल न बना सके। चोनपाल ने ऑकवर्ड होकर वो शीट पकड़ी जो उसे दी गई थी। ये एक केस था जो 2nd ब्रिगेड का काम था, पर बॉस ने उसे ही इसे टेक ओवर करने का ऑर्डर दे दिया। कॉप ने जल्दी से रिपोर्ट चेक की। एक बंदा गायब था, पर उनके पास पहले से ही स्टाफ की बहुत कमी थी। और फिर ये सब। बंदे ने आखिरकार अपना टेम्पर लूज कर दिया और चिल्ला उठा, चोनपाल इसे करेगा, भले ही वहां किसी चीज की कमी हो। वो ओर्क जिसके स्कैफोल्डिंग पर बड़े अजीब एक्सप्रेशंस थे, वहीं जम गया जब उसके बॉस ने गुस्से में जो पेपर फेंके थे वो हवा में उसके चारों तरफ उड़ने लगे। बंदा चिल्लाता रहा। वो खड़ा क्यों हुआ? गुस्से ने उसके दिमाग को पूरी तरह घेर लिया था। वो रोने धोने लगा कि ओक्स इतने स्लो होते हैं और उसे इतना गुस्सा दिलाते हैं। चोनपाल ने एक गहरी सांस छोड़ी और उस पेपर को अपनी नजरों से जलाने लगा। वो पहले ही निकल रहा था। थोड़ी देर बाद यामीन जुन अपने वर्क प्लेस वापस आया। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा, आ गए तुम? कैसी, जो येमिन जुन की असिस्टेंट थी, उसने बड़े फंकी स्टाइल में मैगजीन का पेज पलटा और पूछा, तुम आखिर अपना फोन कब बदलोगे? बंदे के पास जवाब देने का टाइम भी नहीं था कि औरत ने फिर से कंप्लेन करना शुरू कर दिया। कम से कम एक एक करके मैसेज लिखना कितना टीडियस है, ये तो तुम्हें पता ही है। उसने गुस्से में अपने फोन की स्क्रीन पर उंगली मारी। उसका 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट अब वही था, या मिनजुन। बंदे ने बड़े आराम से पूछा कि पहला कौन है, जिस पर उसे बड़ा ऑकवर्ड सा जवाब मिला, क्रेडिट कार्ड कंपनी। हंटर अपने डेस्क की तरफ चला गया। वहां उसने एक बॉक्स नोटिस किया जो उसके जाने से पहले वहां नहीं था। कैसी ने खुशी खुशी बताया कि वो आते वक्त इसे ले आई थी। बंदे का थोड़ा इंटरेस्ट जगा। उसने एक स्टेशनरी नाइफ उठाई और बॉक्स खोला। तुमने इतने सारे आलू क्यों खरीदे?
एक अकेला रहने वाले बंदे को इतने सारों की क्या जरूरत है? कैसी ने पलटकर जवाब दिया, ये उस बंदे के साथ शेयर करने के लिए है जो खुद भी अकेला रहता है। उसे सस्ता खाना पसंद होगा क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है ना? वाई जुन ने बस एक ठंडी सांस भरी और उसे स्पेंडर कहा, क्योंकि तुम इसे यहाँ लाई हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये काम के लिए है। लड़की ने फोल्डर लहराया। उसने इमिग्रेशन ब्यूरो से कहा था कि इसे अभी रोक कर रखें। उसे बस पक्का नहीं था कि उसका बॉस ये केस लेगा या नहीं। हंटर समझ गया कि अगर वो ऐसा बोल रही है तो इसमें जरूर कुछ क्वेश्चनेबल है। उसने ध्यान से केस पर नजर डाली। एक मिसिंग पर्सन? कैसी ने हाँ में सर हिलाया। जी, हेसन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट यांग ताजुन। उसके कंपनी की नेट इनकम 300 बिलियन है, पर वो पिछले हफ्ते से काम पर नहीं आया है, बस गायब हो गया। ब्यूरो को शक है कि शायद वो कोई एलियन है जो बिना पेपर्स के अर्थ पर रह रहा है। कैसी ने केस की ब्रीफ टूर खत्म की। ब्यूरो को सबूत चाहिए, भले ही वो बंदा कभी वापस न आए, क्योंकि उसके बिना गवर्नमेंट उसके स्टॉक्स पर कब्जा नहीं कर सकती। यिंगजुन ने पूछा कि क्या उस बंदे का कोई वारिस है, पर असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं है। उसे बताया गया था कि उसकी एक विल है, पर ब्यूरो को वो पहले हासिल करनी होगी। अगर ब्लडलाइन के बिना इनहेरिटेंस पॉसिबल है तो ऐसा लगता है कि वो विल मिलने से पहले ही इसे हाथ लगाना चाहते हैं। लड़की अपने बॉस की बातों में इतनी इंटरेस्ट ले रही थी कि वो उसके बहुत पास आ गई। बंदे को ये पर्सनल स्पेस का वायोलेशन पसंद नहीं आया तो उसने उसे पीछे धकेल दिया। अगर कोई मिसिंग पर्सन जैसा बोरिंग केस आया है तो शायद गवर्नमेंट को इन स्टॉक्स की बहुत अर्जेंट जरूरत है। यामीन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। शायद इस बार डेब्ट से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा मौका हो। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने लड़की को वार्न किया कि वो जा रहा है। याद से जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। कैसी हैरान थी कि उसका बॉस अभी से केस शुरू कर रहा है। हंटर ने कुछ जवाब नहीं दिया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। लड़की ने हैरानी में कमेंट किया, ये तो पक्का वर्कहोलिक है। एक अजीब और ना समझ आने वाले मूड में यिमजुन जलती सूरज की किरणों के बीच बिल्डिंग से बाहर निकला। एंट्रेंस के पास ड्राइववे साफ कर रहा था डोंचो, एक पड़ोसी लड़का जिससे हीरो अक्सर मिलता रहता था क्योंकि वो स्टोर के बिजनेस में मदद करता था। छोटे ओर्क ने अपना काम छोड़ा और बंदे को हेलो कहा, उसे मास्टर कहकर पुकारा। हंटर थोड़ा एम्बैरस हो गया और चिल्लाकर बोला कि उसे मास्टर कहना बंद करे, वरना लोग गलत समझ लेंगे। डोंचो ने कंप्लेन की कि प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है। वो बॉस और मास्टर के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाता है। यानजुन ने एक गहरी सांस ली। और मिस्टर लेकफील्ड को उसे स्टोर के ओनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी? हीरो ने उस बच्चे को एडवाइस दी कि होस्ट बनने के अलावा कुछ और ढंग का काम ढूंढें। फिर उसने गुड बाय किया और आगे बढ़ गया। यूंगजुन एक बुक स्टोर में गया जिसे वो पहले से जानता था। उसने आसपास देखा और हैरानी से चिल्ला उठा। शॉपकीपर की लापरवाही की वजह से जो कैक्टस मरने की हालत में था, उसके सबॉर्डिनेट ने मैजिकली उसमें जान फूंक दी थी। बेसिकली वो लोग एल्व्स किसी वजह से ही कहे जाते हैं। इन बातों के बाद जैसे कोई मैजिक हुआ हो, एक एल्फ सच में दरवाजे पर प्रकट हुआ। थोड़े चिड़चिड़े मूड में उसने बंदे को एडवाइस दी कि अब किसी और पौधे को हाथ मत लगाना। उसे पक्का नहीं पता था कि हीरो क्या कर रहा है, पर एक कैक्टस इस तरह सूख सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि लेकफील्ड था, सांगराओ बुक स्टोर का बॉस। यामजुन को अपनी इस लापरवाही पर थोड़ी शर्म महसूस हुई। अपने बचाव में उसने कहा कि उसने ये नहीं खरीदा था, ये तो केटी ने फिट किया था। जवाब में लेकफील्ड ने चिल्लाकर कहा कि ये एक बुक स्टोर है, कोई सब्जी की खेती नहीं। येमेनजुन अपने दोस्त के बगल में बैठ गया। उसने बात बदलने के लिए पूछा कि डोंगचो कैसा कर रहा है। उसी पल दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। सामने एक प्यारा सा नजारा था। वो लड़का बड़े मजे से झाड़ू मारकर पूरे आंगन में धूल उड़ा रहा था। लेकफील्ड ने सार निकाला, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। उसकी आवाज से सार्केज्म टपक रहा था। यामीन जुन ने हंसते हुए हाँ में हाँ मिलाई। एल्फ ने बड़ी अटेंटिव नजरों से हीरो की तरफ देखा। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यानजुन मुस्कुराते हुए उस लड़के को देखता रहा। उसे किसी को ट्रैक करना था और ये लेकफील्ड का काम था। वो उनका एजेंट था तो वो दिमाग तेज चला रहा था। बंदे ने बड़े अनमने ढंग से फाइल फोल्डर की तरफ हाथ बढ़ाया। हीरो जानता था कि वो ये काम दिल से नहीं करना चाहता, इसलिए उसने बदले में रेंट कम करने का वादा किया। लेकिन फिर भी लेकफील्ड ने बड़े बड़प्पन से मना कर दिया। उसका प्राइड उसे ऐसा नहीं करने देगा, और अगर रेंट कम हो गया तो उसे लगभग कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। एल्फ ने जोर से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर वो पक्का अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा था। उसने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट की जिससे वो एक स्पिरिट को बुला सका। कहते हैं जब आप किसी एलिमेंटल स्पिरिट को बुलाते हो तो वो उस इंसान का रूप लेती है जिसे आप सबसे ज्यादा मिस करते हो। हीरो हैरान था कि उसका पार्टनर इतनी जल्दी स्पिरिट को समन करने में कामयाब रहा। वो सीक्रेट जानना चाहता था, जिस पर उसे एक सपाट सा जवाब मिला, अटेंशन और प्रैक्टिस। समन की गई स्पिरिट ने धीरे धीरे केस 274768 का सारा डेटा देखा। उस गुस्से वाले गायब बंदे की फोटो ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। लेकफील्ड ने उस क्रिएचर से पूछा कि क्या वो इस बंदे को ढूंढ सकती है, जिस पर उसने फटाफट और खुशी खुशी सर हिला दिया। उसके बाद एक हल्की हिसकी आवाज आई और स्पिरिट हवा में घुल गई। पीछे बस एक चमकती हुई धुंध छोड़ गई। एल्फ ने केस वापस यिमजुन के हाथ में पकड़ा दिया। जवाब मिलते ही वो उसे कांटेक्ट करेगा।
हीरो ने बड़े तमीज से उसका शुक्रिया अदा किया। जब तक सूरज ढलने लगा, हंटर ने डिपार्टमेंट का लगभग सारा काम निपटा लिया था। अचानक उसकी सोच को दरवाजे पर हुई एक हल्की दस्तक ने तोड़ दिया। उसने अंदर आने को कहा। वो डोंचो था। जाहिर है वो लेकफील्ड का कोई मैसेज लेकर आया था, पर उसे अपनी बात बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर हकलाता रहा। यून को इस बच्चे की फितरत की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि बच्चा क्या कहना चाहता है। उसकी आईब्रोज हैरानी में ऊपर उठी। क्या इतनी जल्दी? कुछ ही मिनट्स बाद वो फिर से बुक स्टोर में था और जाते ही पूछा, वहाँ क्या चल रहा है? लेकफील्ड का छोटा सा जवाब मिल गया। सुनकर वो बहुत खुश हुआ। हाँ, उसका बॉस इस बिजनेस में सबसे बेस्ट है। एल्फ अपना क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया, तो उसने पूछा कि उसका पार्टनर इस बंदे को क्यों ढूंढ रहा है। लेकिन मिनजुन इस बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता था। उसने बस इतना कहा कि उसे उससे सवाल जवाब करने हैं। लेकफील्ड ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सीरियसली? तो फिर तुम्हें इस केस में किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। बंदे का टोन हीरो को पसंद नहीं आया। उसके बदन में एक थरथराहट सी दौड़ गई। उसका चेहरा गुस्से में उतर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार उसका सबसे बुरा अंदाजा सच निकला। एल्फ की हरी आंखें ठंडी रहीं जब उसने रिपोर्ट दी कि वो गायब बंदा मर चुका है और अब वो सांस नहीं ले रहा। यामीन को एहसास हुआ कि अब उसे और भी ज्यादा जानकारी निकालनी पड़ेगी। अभी जितना हो सके उतनी जानकारी निकालनी पड़ेगी। तो उसने सोचा कि क्या वो एक इंसान था, पर एल्फ श्योर नहीं था। ऐसी चीज को इंसान कहना थोड़ा मुश्किल है। वो डरावनी तस्वीर फिर से उसकी आंखों के सामने आ गई। थोड़ी देर बाद यामीन जुन उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंचा जहां यांग तेजुन की लाश मिली थी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था क्योंकि सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया था। सब कुछ लाल और पर्पल रंग में रंगा हुआ था। काफी सुंदर लग रहा था, बस उस एक चीज को छोड़कर जो लाश उसके सर के ऊपर लटक रही थी। हंटर ने केटी को रिपोर्ट दी। उसने जितना हो सकता था सब ढूंढ लिया, पर उसकी पॉकेट में सिर्फ एक लेटर मिला। विल का जिक्र करने के अलावा कुछ भी काम का नहीं था। पर लगता है इमिग्रेशन ब्यूरो को अभी तक विल नहीं मिली है, कैथी ने कन्फर्म किया। उसने सुना है कि इसे चोंगचुन मेन बैंक के हेड ऑफिस में रखा गया है। बंदे ने थोड़ा निराश होकर ठंडी सांस भरी। फिर तो वो इसे हासिल करना चाहेंगे क्योंकि वो वहां है। फिलहाल विल के बारे में सोचना सही रहेगा। इसके बजाय प्रेसिडेंट यांग ताजुन के घर की तलाशी लो। कैथी मान गई और उसने फोन रख दिया। युमान ने सिचुएशन को एनालाइज किया। हालत थोड़े अजीब थे। इंसान को पीछे हटने की कोशिश करनी चाहिए अगर ये प्रूव करना मुश्किल हो जाए कि ये बंदा एक एलियन था। एक भारी रात के बाद नम सुबह हुई। यानजुन और चोनपाल अचानक एक दूसरे से मरने वाले बंदे के घर के बाहर टकरा गए। चोनपाल जोर से चिल्ला उठा कि उसका दोस्त यहाँ क्या कर रहा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बंदा धीरे धीरे नींद से जागने लगा। उसी वक्त नोटरी वहां खुश और एनर्जेटिक होकर पहुंचा और वो सोच रहा था कि ये सब कैसे मैनेज करे। क्योंकि दोनों ने ही विजिटेशन रिक्वेस्ट डाली थी, तो ये अच्छा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। सेटिस्फाइड होकर वो बंदा अपनी कार में पीछे हट गया और बोला कि तुम दोनों खुद संभाल लो, बस बाद में मुझे चाबियां लौटा देना। चोनपाल को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहा गया, क्योंकि वो बंदा इतनी जल्दी निकल गया था। येमिन जुन ने फैसला किया कि वो उसकी मदद करे और सिचुएशन क्लियर करे, पर वो कॉप सच में इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहता था। समझाते हुए वो बस उसके हंटर को थोड़ा हौसला दे रहे थे। ये पता लगाना जरूरी था क्योंकि उस कमीने सेकंड ब्रिगेड लीडर ने ये केस उसे थमा दिया था। तो क्या इसका मतलब ये था कि कोई और ब्रिगेड इसे पहले कर रही थी? हाल ही में मिसिंग एल्व्स के केसेस में उछाल आया है, इसलिए एक सेकंड ब्रिगेड को स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हेडक्वार्टर भेजा गया है और मिसिंग पर्सन के केसेस उसके डिपार्टमेंट जैसे अकेले लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं। ऑक्स हर रोज गायब होते हैं। सेकंड ब्रिगेड के लीडर ने पक्का ये सोच लिया होगा कि इस काम की तारीफ ऊपर वाले को जाएगी और इसलिए इसे उसके डिपार्टमेंट पर डाल दिया। चोनपाल की आवाज में गुस्सा था। हंटर ने उसे शांत करने की कोशिश की। ऑनेस्टली वो खुश था कि ये केस उसे मिला। अपने दोस्त के साथ काम करना उन खाली दिमाग लोगों के साथ काम करने से कहीं बेहतर है। चोनपाल को दिल से राहत महसूस हुई। उसने या मिन जुन की बातों की तारीफ की। अचानक उनकी बातचीत एक फोन कॉल की घंटी से टूट गई। चोनपाल का फोन बज रहा था, उसके बॉस का कॉल था। उस बंदे ने एकदम सही वक्त पर अपने सबॉर्डिनेट को वार्न करने का फैसला किया कि ब्यूरो से कोई उसके साथ होना चाहिए। उन्होंने कोऑपरेट करने को कहा है। चोनपाल अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से काबू कर पा रहा था। उसने एक शांत और सपाट आवाज में बताने की कोशिश की कि वो सब समझ गया है। मन ही मन वो पहले ही अपने बॉस को गालियां दे रहा था। चीफ कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, पर कॉप अब उसे नहीं सुन रहा था। उसने खुशी खुशी कॉल का रीसेट बटन दबा दिया। यानजुन थोड़ा हंसा और इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद रिवॉर्ड शेयर करने का ऑफर दिया। चोनपाल भी उनके रिश्ते को देखते हुए साथ में हंसने लगा। उसने कहा कि बदले में वो बस उसे एक ड्रिंक पिला दे। यामीन के लिप्स पर एक स्मर्क आई। वो मान गया। तो फिर उस ड्रिंक के लिए मेहनत करने का वक्त आ गया है। इन बातों के बाद दोनों दोस्त घर के अंदर गए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तलाशी लेने लगे। आखिरकार दोनों ही एक्सपीरियंस्ड थे। हंटर लिविंग रूम की स्टडी कर रहा था जब साइड में एक हल्की चमक ने उसका ध्यान खींचा। उसने मुड़कर देखा तो चोनपाल ने कंप्यूटर ऑन कर दिया था और उसमें डेटा चेक कर रहा था।
इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, तो पुलिसमैन ने सब कुछ फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर करने का फैसला किया, जिसके बाद वो स्टेशन पर सब कुछ पढ़ेगा। उसी वक्त यामिनजुन बुक केस की शेल्फ्स को टटोल रहा था। एक बुक ने सच में उसका इंटरेस्ट जगाया। वो बड़ी मुश्किल से सबसे ऊंची शेल्फ तक पहुंच पाया। जब वो इसे निकालने में कामयाब हो गया तो चोनपाल उसके पास गया और उसे फ्लैश ड्राइव दिखाई। उसने प्रॉमिस किया कि वो कल हार्ड ड्राइव की एक कॉपी उसे दे देगा। बंदे ने सर हिलाया। ठीक है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। दोनों बंदे अचानक चुप हो गए जब उन्हें दूर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। चोनपाल को वो आवाजें कुछ जानी पहचानी लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार रो रही हो। जिन तलवारों में ईगो होता है वो अक्सर ऐसी आवाजें निकालती हैं। जब वो बकबक कर रहा था, यिमजुन उस पर चिल्लाया। वो ध्यान से सुनना चाहता था। उसकी नज़र दिमाग लगाते हुए कमरे में घूमी। ये कोई सबूत हो सकता है। दोनों बंदे दबे पांव बड़े सावधानी से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे, कोशिश कर रहे थे कि शोर न हो। सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें डराकर भगाना नहीं था। जल्द ही वो किचन में पहुंच गए। दोनों के चेहरे पर शक और हैरानी साफ दिख रही थी। मैं यकीन नहीं करना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था कि आवाज किचन की दीवार पर टंगी उस फ्राइंग पैन से आ रही है। एकदम हक्का बक्का चेहरे के साथ चोनपाल ने पैन को हुक से उतारा और उसे चेक करने लगा। इसमें से तलवार के रोने की आवाज क्यों आ रही है? अचानक उसने एक ऐसी अजीब आवाज सुनी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसके दांत बजने लगे और आंखें फट गईं। पुलिसमैन हैरानी और सदमे में चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से फ्राइंग पैन को जमीन पर फेंक दिया। एक कान फाड़ देने वाली धमाके की आवाज आई। यामिनजुन का चेहरा एक्साइटमेंट और मजे से लाल हो गया। ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। उसने अपने पार्टनर से पूछा। पार्टनर थोड़ा दहशत में था। क्या हुआ? क्या ये सच में बोल रही है? पुलिसमैन अनकंफर्टेबल था। उसने अपने पार्टनर की बात कंफर्म की। हीरो उस किचन के बर्तन के ऊपर झुका। वैसे अपने आप को ऐसे ही क्यों फेंक देना? चोनपाल ने वार्न किया कि ये कढ़ाई बहुत अजीब आवाजें निकाल रही हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। बंदे ने इसे पहले ही उठा लिया था। यामिनजुन ने अजीब और चुभने वाली आवाजें सुनी। उसके मुंह से एक गाली निकली और उसने पूरी ताकत से फ्राइंग पैन को फर्श पर दे मारा। चोनपाल ने हमदर्दी में एक ठंडी सांस भरी। वो निर्दोष और आम दिखने वाला पैन चुपचाप फर्श पर पड़ा रहा, जबकि वो दो शर्मीले बंदे उसे नीचे घूरते रहे। दोबारा छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बंदे को एहसास हुआ कि ये ऐसे ज्यादा देर नहीं चल सकता। उसने हिम्मत जुटाई और ठंडी सांस भरी। हंटर ने फर्श से वो स्किलेट उठाया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, स्किलेट ने एक खुशी भरी और चीखने वाली आवाज निकाली। यूमिंग ने थकी हुई नजरों से उस ऑब्जेक्ट को देखा। वो उसकी तरफ मुड़ा। ये है क्या? पैन की सरफेस पर एक खुश और प्यारा सा चेहरा दिख रहा था। वो क्रिएचर खुश था कि उससे ये पूछा गया। मैं एलोदोम डायमेंशन का एक महान कुक हूँ। मेरे पास डिग्नोव अल्चा की मेमोरी की एक पार्शियल कॉपी है। मैं बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक कुकिंग यूटेंसिल हूँ। यामीन अपनी आखिरी बची कुची ताकत से बर्दाश्त कर रहा था जब उस ऑब्जेक्ट ने फिर से एक लंबी और तीखी आवाज निकाली। जब हीरो ने पहली बार क्राइम सीन देखा था, उसने जोर से कमेंट किया था, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है होमकुलिस, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन यांग टुन का ही डीएनए यूज किया है, तो अगर टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे। तो फिर किसी को गायब होने के एक हफ्ते बाद जंगल में एक नकली लाश लटकाने की क्या जरूरत थी? अगर यांग ताजुन की मौत का पता चलता है तो कोई ऐसा क्यों चाहेगा? इसका फायदा सिर्फ उस वारिस को होगा जिसे 300 बिलियन मिलेंगे, और नुकसान उस देश का होगा जो उस इलीगल एलियन की संपत्ति हासिल नहीं कर पाएगा। और भले ही यांग ट्यून वो एलियन हो जिसने ये नकली लाश लटकाई हो, पर 300 बिलियन की कंपनी के लिए एक होमकुलस बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए तो आपको दुनिया के 7 सबसे अमीर लोगों में से होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो यांग ट्यून की कंपनी के स्टॉक्स की आखिर वैल्यू कितनी है जो वो ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं? और अब जब होमकुलस इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। इस हिसाब से यून के लिए बेहतर होगा कि वो इसमें न फंसे, पर अच्छा होता अगर उसे यांग तेजुन के घर से कोई सबूत मिल जाता। उस मैजिक आइटम का खुशमिजाज मूड किसी भी चीज से खराब नहीं हो सकता था। स्किलेट ने फिर से एक सैटिस्फाइड चेहरा बनाया। वो इतने समय से धूल फांट रहा था, काफी वक्त से उसे यूज नहीं किया गया था, इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड था। यिंगजुन ने पॉइंट आउट किया कि इस चीज का ईगो तो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ऐसी चीज अर्थ पर मिलना आसान नहीं है, तो ये पूरी तरह पॉसिबल है कि यांग ट्यून एक एलियन हो। इस बीच हीरो के हाथों में जो ऑब्जेक्ट था, उसने उसकी खामोशी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बिना थके मजे से बकबक किए जा रहा था। उसी पल वो आइटम अपनी खूबियों के बारे में फेंक रहा था। वो 3 मीटर के रेडियस में किसी भी चीज को देख और पहचान सकता था, जो उसे इंग्रेडिएंट्स इंस्पेक्ट करने और ओनर को एडवाइस देने में हेल्प करता था। उसने अश्योरेंस दी कि यांजुन कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि वो दिमाग भी पढ़ सकता है। हालांकि हीरो उस ऑब्जेक्ट के मूड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि इस चीज को उठाकर बाहर फेंक दे, पर उसने तुरंत इसे हटा दिया और स्किलेट से पूछने का फैसला किया कि क्या यांग ताइजुन इसे अक्सर यूज करता था। आइटम ने कंफर्म किया कि हाँ, काफी बार। यांजुन ने उस क्रिएचर को वार्न किया कि वो उसके मास्टर के बारे में कुछ पूछना चाहता है। स्किलेट खुशी खुशी मान गई। उसकी नजर में यांग ताजुन एक ऑर्डिनरी पर्सन था। पहली मुलाकात से ही उसे ऐसा ही लगा था।
आखिरी बार उस एंटिटी ने अपने मास्टर को लगभग 1 हफ्ते पहले रात के 2 बजे देखा था। उसने उसे आधी रात को निकलते हुए देखा था। वो अभी भी सोच रही थी कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसके लिए वो इतनी देर से निकला, और अगले दिन उसे लिविंग रूम में कुछ हलचल महसूस हुई। इस बात ने उसे थोड़ा सुकून दिया, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये नया अननोन वेरिएबल यांग जुन के दिमाग को घुमा गया। अब चीजें बिल्कुल अलग मोड़ ले रही थीं। जस्ट इन केस, हीरो ने अपने पार्टनर से पूछा कि क्या इंसिडेंट के बाद से कोई घर के अंदर आया था, पर चोनपाल ने साफ कहा कि चेयरमैन यांग ताउन के घर छोड़ने के बाद से आज पहली बार कोई अंदर आया है। फ्राइंग पैन ने अपनी सरफेस पर एक हैरानी वाला फेस दिखाया, पर वो पर्सन उसे पक्का यकीन था कि वो टी और हनिम नहीं था। वो बस आता है, घर की तलाशी लेता है और सुबह होने से ठीक पहले निकल जाता है। वो लगातार 5 दिन आया, पर फिर अचानक गायब हो गया। बदकिस्मती से उस ऑब्जेक्ट के पास नाइट विजन नहीं था, इसलिए वो चेहरा नहीं देख सकी, पर सिल्हुएट देखकर लग रहा था कि वो पक्का एक इंसान ही था। पर असली कैच यहाँ है, बिना दरवाजा यूज किए आने जाने के लिए वार्प मैजिक की जरूरत होती है। क्योंकि चोनपाल उस आइटम की बातें नहीं सुन सकता था, या मेन जुन ने उसे शॉर्ट में समझाया। यहाँ कोई था जो उनसे पहले घर की तलाशी ले चुका था, और शायद वो वार्प मैजिक यूज करके ही अंदर बाहर कर रहा था। हीरो अभी के वक्त में मैजिक के निशान ढूंढ रहा था, पर उसे पुराने कोड्स भी देखने चाहिए थे। चोनपाल को महसूस हुआ कि हवा का माहौल उसकी आंखों के सामने बदल गया। कुछ तो गड़बड़ थी और उसे एंग्जाइटी होने लगी। तो उसने अपने पार्टनर से पूछा, वो क्या कर रहा था। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है जो मटीरियल वर्ल्ड से इंटरसेक्ट करता है, और मैजिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने निशान छोड़ जाता है। अब उसे वार्प मैजिक के इस्तेमाल के निशान ढूंढने थे, और पता लगाना था कि घर में कौन घुस रहा था। यांग जुन के मैजिक ट्रेस के पीछे पीछे वो अगले कमरे में गए। आइटम ने कन्फर्म किया कि वो बंदा हमेशा यहीं प्रकट होता था। चोनपाल चुपचाप देखता रहा जब हीरो ने अपनी एबिलिटी को रास्ता ढूंढने का कमांड दिया। वार्प मैजिक के 10 ट्रेसेस, ये देखते हुए कि वो यहाँ 5 बार आया है, सब कुछ परफेक्ट मैच कर रहा था। यांजुन अपने पार्टनर की तरफ मुड़ा और फुटप्रिंट की तरफ इशारा किया। उसने उन्हें ढूंढ लिया था, अब उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। पर चोनपाल के लिए इन सब डेवलपमेंट्स के साथ कदम मिलाना मुश्किल हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद यिमजुन ने कहा कि उन्हें उस अजीब ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वही अकेला विटनेस है। कॉप ने सावधानी के लिए उसे गाड़ी की डिक्की में फेंक दिया। फ्राइंग पैन के अंदर की जो एसेंस थी वो काफी एनोइंग और चिड़चिड़ाहट भरी लग रही थी, इसलिए हीरो ने अपने पार्टनर को सजेस्ट किया कि इसे बिना वजह हाथ न लगाएं। पार्टनर ने स्टोन फेस बनाकर हाँ कही। चोनपाल ने पूछा कि क्या सारे मेजेस ऐसा कर सकते हैं। यिमजुन ने समझाया कि नहीं, ये बस उसका अपना एक्सपीरियंस है। सही बात है, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी लंबी होती है, भले ही वो सिर्फ 1/4 एल्फ हो, वो काफी समय से ये मैजिक यूज कर रहे होंगे। हीरो की एबिलिटीज हैरत अंगेज हैं। हंटर को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, तो उसने टॉपिक बदल दिया। चोनपाल अब से 5 साल में रिटायर होने वाला है। बंदे ने सर हिलाया। ओक्स धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, पर यह अचानक से होता है। यामीन जुन मुस्कुराया। उसे नहीं पता बाकी ओक्स का क्या हाल है, पर उसका पार्टनर खुद को एकदम फिट रख रहा है। उसने हंसते हुए सजेस्ट किया कि क्या चोनपाल रिटायरमेंट के बाद उनके लिए काम करना चाहेगा। ओर्क ने ठंडी सांस भरी। वो उनके रूल्स जानता है। वाई मिंजुन ने चिढ़ते हुए कहा, ट्रोल को गुस्सा मत दिलाओ। पुलिसमैन ने बड़बड़ाते हुए स्माइल दी। एक और। हीरो ने अपने कंधे उचका दिए। उसे रूल की पूरी लिस्ट वाली एक बुक चाहिए। उसके हिसाब से वो ये सब कैसे याद रखेगा। ओर्क ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए हंसी मजाक किया। चलो, सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। सिर्फ तभी एक्शन लेना जरूरी है अगर केस अलाउ करे। बंदे ने मजाक में कहा, बस बहुत हुआ, वरना उसकी मां नखरे दिखाएगी। न्यूज में कहते थे जब उन्होंने एक शराबी ओर्क ऑफिसर को किसी आदमी को पीटते हुए पकड़ा था। उनका ये मजाक मस्ती सड़क के स्पीकर से आती एक आवाज से टूट गया। लोगों की पार्टी, लोगों के लिए ऑर्गेनाइज्ड। धरती हमेशा से हमारी रही है, पावर वापस इंसानों को दो। मैं ह्यूमन पार्टी। यामीन जिनको ऐसे ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिरकार वो उसके साथ बहुत फेयर नहीं थे, इसलिए उसने एक स्टोनी एक्सप्रेशन के साथ कार का शीशा बंद कर लिया ताकि ये बकवास और न सुननी पड़े। ऐसी भड़काऊ बातों ने कार का खुशमिजाज माहौल पूरी तरह खराब कर दिया था। कुछ देर तक दोनों दोस्त खामोशी में गाड़ी चलाते रहे। यिमिन जुन ने पहले खामोशी तोड़ने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या वो रेडियो चला दे। पुलिसमैन मान गया। बंदे ने बटन दबाया। इस वक्त रेडियो पर न्यूज पढ़ी जा रही थी। गैलेनो डायमेंशन की प्रिंसेस बर्मी के विजिट का अनाउंसमेंट हुआ। र्यूमर्स हैं कि ये विजिट मास माइग्रेशन की तैयारी के लिए है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस अभी इस बात से इनकार कर रहा है। घोस्ट आज कांग्रेशनल बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट बुला रहा है। उनकी रिक्वेस्ट की अपनी जगह है, और बिल ने नतीजा निकाला कि ये उनकी प्राइवेसी का वायोलेशन होगा। जैसे ही रेडियो धीरे धीरे बज रहा था, हंटर ने अपनी पावर्स फिर से एक्टिवेट की। उसने अपने दोस्त से कार रोकने को कहा, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस पॉइंट से मैजिक ट्रेल्स अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे थे। चोनपाल कार से बाहर निकला ताकि आसपास देख सके। ये जगह उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। इस एरिया में वही क्रिएचर्स रहते थे जिनका स्किन कलर बिल्कुल उस पुलिसमैन जैसा था। जबड़े की बनावट भी वैसी ही थी। ये एक और कम्युनिटी थी। अगर वो 5 दिन तक हर रात यहाँ आए हैं
तो लॉजिक के हिसाब से वो पक्का यहाँ कुछ वक्त के लिए ठहरे होंगे। ये नेबरहुड बिल्कुल फिट बैठता है। खुशकिस्मती से यहाँ इनविजिबिलिटी मैजिक का कोई निशान नहीं है, तो हमें बस कैमरास चेक करने की ज़रूरत है। यामजुन सच में ये नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये काम अपने पार्टनर पर छोड़ने का सोचा, पर पार्टनर को कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार वो इस एरिया को बहुत बेहतर जानता है। अगले दिन दोस्त फिर से मिले और पूरी सड़क पर एक हैरानी भरी चीख गूंजी। यामजुन को यकीन नहीं हो रहा था कि पूरे नेबरहुड में एक भी वीडियो सर्विलांस नहीं था। पुलिसमैन ने हाथ हिलाया। वह जानता है कि यहाँ कैसा चलता है। आखिरकार हीरो को समझ आया कि उसके चेहरे पर इतना अजीब लुक क्यों था। तो फिर इन हालात में हमें पुराने तरीके से ही काम करना पड़ेगा। चोनपाल को पूरी तरह समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। बंदे ने सर हिलाया। वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करेंगे? ये सोचना भी अजीब है कि 21वीं सदी का एक मेज हाथों से रिसर्च करेगा। नेबरहुड में थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों दोस्त एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पहुंचे। साइन बोर्ड पर लिखा था ओर्क पब। इन्वेस्टिगेटर्स सीढ़ियों से नीचे गए। चोनपाल बारटेंडर को जानता था। उसका नाम ली तायसुम था। उसने अपने पुराने जान पहचान वाले का बड़े दिल से स्वागत किया। बंदा उसके अपीयरेंस पर हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई रिपोर्ट मिली है? यून हैरान था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पुलिसमैन ने समझाया कि ये उसकी अथॉरिटी में आता है। उसने अपने जान पहचान वाले को वार्न किया कि वो बस 2-4 सवाल पूछने आया है। क्या उसने आसपास किसी सस्पिशियस बंदे को देखा है? चोनपाल ने इमेज उसकी तरफ सरका दी। सस्पेक्ट की बनावट बिल्कुल इस फोटो जैसी है। वो रात को एक्टिव होता है और उससे किसी विजार्ड जैसी स्मेल आती है। बारटेंडर ने बड़े अनाड़ी ढंग से वो इमेज पकड़ी। उसने बड़े ध्यान से उसे देखा। क्योंकि एक पुराने दोस्त ने पूछा है तो मैं तुम्हारे लिए एक बार देख लेता हूँ। बस एक कॉल और मैं वापस आता हूँ। तो इन्वेस्टिगेटर्स को यहीं वेट करना चाहिए। चोनपाल ने ली तायसुम के कनेक्शंस की तारीफ की। और अगर वो भी नहीं जानता तो फिर कोई नहीं जानता। स्क्रीन थोड़ी हिली और बारटेंडर उनकी तरफ मुड़ा। किसी ने कहा है कि उन्होंने 3rd ब्लॉक में किसी ऐसे ही बंदे को देखा है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। ली तायसुम ने उन्हें फोटो वापस दे दी। यामीन का मूड अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये काम उसकी सोच से ज्यादा आसान होगा। कुछ देर तक वो बंदा उस नेबरहुड में घूमता रहा ताकि जिस रास्ते पर उन्हें भेजा गया था वो हर मिलने वाले बंदे से सवाल पूछ कर रहे थे। ओक्स इतने ज्यादा थे कि हर कोई अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा था और अलग जगहों पर भेज रहा था। ओर्क नेबरहुड की सिक्योरिटी काफी खराब है, इसलिए लोग रात को बाहर भी नहीं निकलते। क्योंकि मुजरिम यहाँ हर रात घूमता है तो जाहिर है उसे स्पॉट करना आसान होगा। यामीन ने अपनी पावर्स फिर से एक्टिवेट की और अपने पार्टनर को नाम से पुकारा। ऐसा लगा जैसे उसे कल्प्रिट मिल गया है। मैजिक ट्रेस एक सिंगल पॉइंट की तरफ जा रहा था। ये पक्का वही बंदा था जो वॉर्प मैजिक यूज करता है। उसने दरवाजे पर बैरियर लगा रखा था। जिंदा रहना चाहता होगा पक्का। लगता है उसके पास ज्यादा स्किल नहीं है क्योंकि उसने एक साथ कई सारे सील्स थोप दिए हैं। हीरो ने अपना मैजिक नाइफ निकाला। ये सील्स को मक्खन की तरह काट देता है। अब उसने एक एक करके उन्हें काटा। अचानक बंदे को दरवाजे पर लगे मैजिक स्पेल में बदलाव महसूस हुआ। उसने सील से नाइफ हटाया और मुस्कुराया। वाह, क्रिमिनल तो बड़ा शाना है। ये साला भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब वो अपनी टैक्टिक्स बदलने वाला है। उसने अपने पार्टनर को दूर हटने को कहा। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, इसलिए वो एनर्जी सोर्स जो लाल चमक रही थी और आसमान में मूव कर रही थी वो इंसानी आंख के लिए लगभग ना दिखने बराबर थी। उसने पिछले कुछ घंटों के अपने पार्टनर के पूरे रास्ते को रिपीट किया जब तक वो सही घर तक नहीं पहुंच गया। आखिरकार बुलाई गई एनर्जी की धार मास्टर तक पहुंच गई। याय मिंग जुन ने अपनी आंखें खोली और कल्प्रिट को पकड़ने का ऑर्डर दिया। उसके कहने पर वो अजीब सी चमकती हुई मास ने स्पीड पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। धूल का एक बड़ा गुबार उठा। दोनों बंदे खांसने लगे पर गोल पूरा हो गया था। दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया था। अपना काम खत्म करके एनर्जी सोर्स वापस अपने मास्टर के पास आ गई, जबकि दोनों बंदे हैरानी से आसपास देखने लगे। उनके सामने एक अजीब नजारा था। एक लगभग नंगा बंदा स्पेस में एक छेद बना रहा था और उसमें भागने की कोशिश कर रहा है। क्रिमिनल बड़े घमंड से हंसा। क्या उन्हें सच में लगता है कि वो उसे पकड़ सकते हैं? या मिन जुन के कंट्रोल में जो एनर्जी फ्लो था वो तुरंत उस भागते हुए क्रिमिनल की तरफ लपका। पुलिसमैन ने अपनी आंख के कोने से वो तेज मूवमेंट देखी। चोनपाल थोड़ा ठिठका और रुक गया। फिर भी हीरो ने उस भगोड़े को रोक लिया। उसके काबू में जो एनर्जी थी, उसने एक पतली बेल से उस बंदे का टखना पकड़ लिया, ठीक तब जब वो पोर्टल में गायब होने वाला था। क्रिमिनल को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बस एक हैरानी भरी सांस ही निकाल पाया जब एनर्जी ने उसे पूरी तरह घेर लिया और पीछे घसीटने लगी। बंदे ने रेसिस्ट करने की कोशिश की तो उन बेलों ने उसके पूरे बदन को लपेट लिया, उसे बिल्कुल इमोबिलाइज कर दिया। वो देखने में किसी मम्मी जैसा लग रहा था। आखिरकार एक अनसीन फोर्स ने उसे पोर्टल से बाहर खींच लिया और वो पार्क में डर से कांपता हुआ गिरा रहा। चोनपाल ने उस बंधे हुए क्रिमिनल को हैरानी और डर से देखा, जबकि हीरो ने राहत की सांस छोड़ी। कुछ मिनट्स बाद उन्होंने उस भगोड़े को ढीला किया, एक चेयर पर बिठाया और उसके हाथ पीछे बांध दिए। चोनपाल ने उसकी छाती पर एक इंटरेस्टिंग टैटू नोटिस किया। लगता है वो किसी सोसाइटी का मेंबर है। सोसाइटीज, अगर वो गलत नहीं है,
एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एबल बॉडीड अरेस्टर्स से बनी है। शॉर्ट में कहें तो कचरे के इकट्ठे होने की जगह। जब बंदा होश में नहीं था, पुलिसमैन ने उसका फोन चेक किया। उसने अपना वर्डिक्ट दिया, बंदा एकदम क्लीन था। येमिन जुन ने उसके कमरे की तलाशी ली। वहां भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि बंदा एक सुपर पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रोविडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के हिसाब से। पुलिसमैन अभी स्टेटमेंट पढ़ ही रहा था कि उसके चेहरे पर थूक दिया गया। कल्प्रिट ने बड़े जोश के साथ उसे भगा दिया। वो बंदा ओर्क की इंसल्ट करता रहा। उसकी नज़र में वो बंदा इंसान भी नहीं था, बस एक हरामी था जो खुद को इंसान समझता था। चोनपाल बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहा था। भगोड़ा उसके गुस्से भरे चेहरे की परवाह नहीं कर रहा था। उसे लगता है कि उसने यूनिफॉर्म पहन ली तो वो उनमें से एक बन गया। वह धमकियों पर उतर आया। वो इतना गुस्से में है कि बस ओर्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। येमिन जुन ने साफ कहा कि ऐसी बातें करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। चोनपाल ने दांत पीसते हुए हाँ मिलाई। एक सीटी बजी। हीरो ने ऊपर देखा। उसके पार्टनर ने हथौड़ा क्यों निकाल लिया? ये तो एकदम बार्बेरिक तरीका है। इससे बेहतर, अब इससे पहले की सिचुएशन और बिगड़े, इसे क्लीन अप करना होगा। उसके पास कुछ और भी बेहतर है। बंदे ने एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ अपना मैजिक नाइफ फिर से बाहर निकाला। यूमिंग जुन ने अपनी आंखों से अपने हाथ की तरफ इशारा किया। उसने अपने पार्टनर को थोड़ा पास से देखने को कहा। उसने अपने नक्ल पर एक छोटा सा कट लगाया। अगले ही सेकंड वहां एक पेस्ट्यूल बन गया जो देखने में काफी गंदा था। इसके बाद नजारा और भी भयंकर हो गया। वो फोड़ा फटा और उसमें से एक कीड़ा उड़कर बाहर निकला। क्रिमिनल ये सब शांति से नहीं देख पा रहा था। उसके पूरे बदन में एक भारी पैनिक दौड़ गई। उसके मुंह से गालियां निकलने लगीं। हीरो की आवाज में एक तरह का सैडिज्म था। ग्रेट, तुम्हें पहले ही समझ आ गया है ना? तो चलो, शायद अब तुम ये हमारे साथ शेयर करोगे। भगोड़ा खामोश था, डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। इन्वेस्टिगेटर ने उसे इडियट कहा, क्योंकि क्रिमिनल कुछ बोल नहीं रहा था। यामीन जुन ने उस कीड़े वाले हाथ को उसके चेहरे के और पास लाया। बंदा इंस्टिंक्टिवली टेंस हो गया और पीछे हटने की कोशिश की, पर उससे उसका बचाव नहीं हुआ। वो कीड़ा तेजी से उसके शरीर के अंदर घुस गया। यिमजुन ने अपने पार्टनर से रिकॉर्डर मांगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये पहली बार नहीं कर रहा। पुलिसमैन ने बड़े ओबीडियंटली और खुशी खुशी उसे टेप रिकॉर्डर थमा दिया, जबकि वो बंदा डर और दर्द में कराह रहा था। वो सेंसेशन एकदम अनबेरेबल थी। उसने अपना होंठ काट लिया, जिससे खून निकलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हंटर ने उसके रिएक्शन को बिल्कुल इग्नोर किया। उसने एक बटन दबाया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फिर उसने एक सपाट और बोरिंग आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। बंदा पैनिक में अपनी टांगें झटकने लगा। चोनपाल ने अपने पार्टनर से पूछा कि ये क्या चीज है, जिस पर उसे जवाब मिला, अ हैप्पीनेस बग। ये सीधा तुम्हारे दुश्मन के ब्रेन में जाता है और डोपामाइन को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे शरीर में हैप्पीनेस की एक लहर दौड़ती है। ये स्पेल उसने नोट कर ली थी, तो अब वो इसे कुछ देर तक यूज कर सकता है। जब दोनों इन्वेस्टिगेटर्स उस क्रिमिनल के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, सूरज तेजी से ढल रहा था। उस भगोड़े का अपार्टमेंट सूरज की किरणों से सुनहरा दिख रहा था। टूटा हुआ फॉसेट हर 10 सेकंड में सिंक पर बूंदें गिरा रहा था। ये टिकटिकाहट जितनी सुकून देने वाली थी, उतनी ही अननर्विंग भी। इसी आवाज ने उस बंदे को धीरे धीरे जगाया। कल्प्रिट ने 2-3 बार पलकें झपकाईं और धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके गले से एक चीख निकली। वो छोड़ने की गिड़गिड़ाने लगा। वो इस जगह पर नहीं रह सकता था। उसे वापस जाना था। फाइन। तो फिर एक बार और साइड से एक आवाज आई। वो यानजुन था। क्या ये स्पेल बग की हैप्पीनेस को कंट्रोल कर रही है? क्या वो अपनी अच्छी यादों में वापस जाना चाहता है? हंटर ने प्रॉमिस किया कि अगर वो सब कुछ सच सच बता देगा तो वो उसे छोड़ देगा। बंदे ने अपना मुंह खोला। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यांग तजुन कहाँ है। उसे बस उसके घर में छुपा एक सीक्रेट वॉल्ट ढूंढना था और मैजिक यूज करके सारा सामान कस्टमर तक पहुंचाना था। यानजुन ने एक नया इंपॉर्टेंट डिटेल पकड़ा, पर जब उसने घर की स्टडी की थी तब उसे कोई सीक्रेट वॉल्ट नहीं दिखा था। वो इससे बाद में निपट लेगा। अब वो जरूरी बात पर आया। कस्टमर कौन था? क्रिमिनल थोड़ा रुक रुक कर बोला, क्योंकि उसकी सांस बहुत भारी हो गई थी। उसे कस्टमर का नाम तो नहीं पता था, पर उसे पक्का यकीन था कि बंदे ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को शॉक कर दिया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत जरूरी था। चोनपाल का दिमाग घूम गया और वो चिल्ला उठा, ये साला अभी भी झूठ बोल रहा है। वो उस भगोड़े को मारने ही वाला था कि बंदा दहाड़ा कि ये सच है। वो सेंटर के ऑर्डर्स पे काम कर रहा था। पुलिसमैन अपने पार्टनर की तरफ मुड़ा। अब हम क्या करेंगे? क्या वो इसे कंटिन्यू करने वाला है? ये बहुत डेंजरस है, उसे पता है ना? गुस्से में भरे चोनपाल ने उस बंदे की गर्दन को अपने ताकतवर हाथ से दबाया। इतनी शॉकिंग गवाही के बावजूद यिमजुन ने ठंडा दिमाग रखने की कोशिश की। चीजें अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, खास करके अगर कस्टमर एक ड्रैगन है। यामीन जुन इतना सोच में डूबा था कि उसने थोड़ी देर तक चोनपाल की आवाज पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ड्रैगन्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जो सिर्फ एक जनरेशन में अपर क्लास बन सकते हैं। पता नहीं कितने लोग गायब हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इन ड्रैगन्स को नाराज किया था। वो सोसाइटी पर राज करने वाले ताकतवर बीइंग्स हैं। उनके पास बेहिसाब दौलत और पावर है और वो सबको कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करते हैं।
वो ड्रैगन्स हैं? पुलिसमैन ने अपने पार्टनर को फिर से आवाज दी। आखिरकार उसने जवाब दिया। उसके पास अभी भी और सवाल थे। लगभग आधे घंटे बाद एक पुलिस स्क्वाड मौके पर पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने हीरो की बातों को गंभीरता से लिया है। इस वक्त येमन जुन उनसे बहस कर रहा था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनना चाहते तो कम से कम रिकॉर्डिंग ही सुन लें। उन्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए। चोनपाल ने तिरछी नजर से साइड में देखा। क्या वो उस बंदे को ऐसे ही छोड़ देंगे? दूसरी तरफ हंटर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे हैप्पी बग के मजे लेने दो। पुलिस को रिपोर्ट करना ही सही कदम था। जब मुजरिम को ले जाया गया वो अभी भी सदमे में था। उसे रियलिटी का कोई होश नहीं था और उसकी आंखें पथरा गई थीं। यूजुअली ऐसे लोग मर जाते हैं, पर अगर उसे ढंग का ट्रीटमेंट मिले तो बचने के 50% चांसेस हैं। पर सब कुछ उस मैजिक पोशन के असर पर डिपेंड करता है। आखिरकार दोनों दोस्तों का काम खत्म हुआ। अब वो चैन से ब्यूरो जा सकते थे। यानजुन ने फिर से रेडियो ऑन किया। अनाउंसर की आवाज रिदम में लेटेस्ट न्यूज बड़बड़ाने लगी। प्रिंसेस बर्नेस के विजिट के लिए कोरिया के लिए एक फैसला लिया गया है। शब्द धीरे धीरे धुंधले होते गए। कहीं दूर या मिनजुन अपने ख्यालों में डूबा था। ज्यादातर ड्रैगन्स ऐसी हरकतें करने की जहमत नहीं उठाते। उसने सोचा कि टोटल शायद 4 ही कल्प्रिट्स हैं। फिर भी उसे उनका मकसद समझ नहीं आ रहा था। कौन है ये लोग? रेडियो से आवाज आई। हसन इंडस्ट्री ने सरकार के स्टॉक परचेज की न्यूज पर प्राइस कैप लगा दिया है। साथ ही हेसन इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड 15% मार्केट कैपिटलाइजेशन है। भले ही येमेन अपने ख्यालों में था, पर उसके कानों ने सबसे जरूरी बात पकड़ ली। उसने जोर से रिपीट किया। आखिरकार उसे पता चल ही गया कि किस कंपनी की बात हो रही है। न्यूज के हिसाब से ये पहले ही यांग ताइजुन के बॉस की कंपनी है। ऐसे बड़े लोगों के लिए ये आम बात है। क्या वो अपने बॉस की गैर मौजूदगी में संभाल पाएंगे? चोनपाल ने सजेस्ट किया कि शायद गायब होने से पहले ही उसने सब कुछ अप्रूव कर दिया होगा। कार के अंदर फिर से खामोशी छा गई। दोनों बंदे सोच रहे थे कि असलियत क्या है। युमजुन को अपने पेट में गुड़गुड़ महसूस हुई तो उसने अपने पार्टनर को सैंडविच और कैसी के हैम एंड चीज का एक बाइट ऑफर किया। पुलिसमैन ने सावधानी से पूछा कि क्या उसे खाना बनाना आता है। युमजुन ने कंधे उचका दिए। इस बात की वो गारंटी नहीं दे सकता। वो बस उस बंदे की दी हुई इन्फॉर्मेशन पर बेस था। यामीन जुन ने सीक्रेट वॉल्ट ढूंढने के लिए एक बार फिर यांग तजुन के घर का चक्कर लगाया, पर एंड में उसे फिर भी कुछ नहीं मिला और वो स्किलेट भी इस बारे में चुप है। तो दोनों पार्टनर वापस ऑफिस गए ताकि आगे का रास्ता डिस्कस कर सकें। बॉटम लाइन ये थी, इतने घंटों की मेहनत और इन्फॉर्मेशन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यांग जुन का सर फटने लगा था। उसने पेपर्स एक तरफ फेंक दिए। बस बहुत हुआ, अब हार मान लेने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि उसे कुछ मिले वो हार जाएगा। जब वो चुपचाप अपने प्लान्स अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहा था, दरवाजा अचानक खुला और दोनों डर गए। कैसी अंदर आई? लड़की चौखट पर ही जम गई। वो हैरान थी कि चोनपाल अंकल भी यहाँ हैं। पुलिसमैन को गुस्सा आ गया। वो उसे अंकल क्यों बुला रही है? लड़की ने पलटकर जवाब दिया, क्या उसने अपना चेहरा देखा है? असिस्टेंट तुरंत टेबल की तरफ लपकी और स्किलेट उठाने लगी। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या वो दोनों उसके बिना कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते थे? वाइजन ने उसे रोकने में कोई जल्दी नहीं दिखाई, पर उसने वार्न किया कि अगर उसने स्किलेट को टच किया तो वो अपने हाथ धोना चाहेगी। कैसी हैरान थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और ऑब्जेक्ट पहले ही उसके हाथ में था। उसी पल मैजिक आइटम ने एक फनी फेस बनाया और लड़की को हेलो बोला। असिस्टेंट की हैरानी का ठिकाना नहीं था। ये कैसे? उसने पूछा। फ्राइंग पैन ने सजेस्ट किया कि लड़की उसे सिली बुलाए। फ्लो में वो उसे वैसा ही बुलाने वाली थी, पर बीच में ही रुक गई। रुको, क्या इसका कोई और नाम नहीं है? क्या इसे रिटार्डेड बुलाना ठीक है? पैन ने एक बड़ी सी स्माइल दिखाई और अपना इंट्रो दिया, डिग्नोव अल्चिएटिव। लड़की को उस चीज से बातें करने में बड़ा मजा आ रहा था। बंदे ने ये नोटिस किया और उसे वार्न किया, इसे अपने लिए लेने की हिम्मत भी मत करना। कैसी ने सर हिलाया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? यानजुन ने सर ना में हिलाया। लड़की को फीलिंग आ रही थी कि पक्का कुछ होने वाला है। वह खुश है। आखिरकार वो उसे अपने साथ ले ही गई। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो ड्रिंक पीने के लिए इतनी उतावली क्यों थी। पार्टनर्स ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी। या मिंजुन का मूड नहीं था और जॉन पाल ड्राइव कर रहा था। कैसी ने उनकी बातें एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और खुशी खुशी अपने बैग से एक बोतल निकाली। ये 37-year-old किंग्सले एस्टन मेस्ट्रो ड्वार्फ कलेक्शन थी। बोतल देखते ही लगा कि अल्कोहल तो बढ़िया है। मर्दों ने तुरंत अपना इरादा बदल लिया। वो अपने सोफे से उठे और स्नैक्स लेने स्टोर गए। आधे घंटे बाद वो वापस ऑफिस में थे और टेबल एपेटाइजर्स और तरह तरह की अल्कोहल से भरी हुई थी। यामेन शांति से वाइन एंजॉय कर रहा था। आखिरकार एक मुश्किल दिन का ये एक अच्छा अंत था। तीनों टल्ली हो गए थे, पर जहां बंदा चुपचाप अकेला बैठा था, बाकी दोनों आपस में बहस कर रहे थे। जब दोस्त बिखरे तब तक काफी रात हो चुकी थी। स्ट्रीट लैंप सड़क पर हल्की रोशनी डाल रहे थे। बदकिस्मती से तीनों इतने नक्शे में थे कि सफाई नहीं कर पाए, तो टेबल पर पूरा रायता फैला रह गया। यमेन जून सोफे पर ही लेटा रह गया। उसमें घर तक जाने की हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बहुत पहले मर चुका हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आसपास सब कुछ ऐसे हिल रहा था जैसे वो खुले समंदर में एक छोटी नाव चला रहा हो। क्या उसे जहर दिया गया था? नहीं,
मुझे लगता है ये बस थोड़ा सा हैंगओवर है। हंटर को एक अजीब सपना आ रहा था, फिर भी वो होश में था, हैंगओवर के साथ। पर वो पी क्यों रहा था? क्राउन प्रिंस ग्राहम ने उसे मजबूर किया था। वो जम गया। रुको, वो तो 250 साल पहले की बात है। क्या वो ये अकेले करने वाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नेक्रोमांसर है जिस पर स्पेल टिकी हुई है? हाँ, वो बहुत पुरानी बात थी जब वो कमजोर था और बस शुरुआत कर रहा था। हाँ, पर अब वो यहाँ है। यूमिंग जून ने उस तेज रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया जो उस तंग दरवाजे से आ रही थी। वो यहाँ अर्थ पर है। बंदे ने आंखें खोलीं। इस भारी रात के बाद वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। और वो या मिंजुन। अचानक डोंचो उसके ऊपर मंडराने लगा। लड़के ने मुस्कुराकर उसे हेलो कहा। हंटर को धीरे धीरे रियलिटी समझ आई। अपनी पीठ पर उसे एक सख्त सरफेस फील हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात फर्श पर सोया था। और उससे भी बुरा ये कि लगता है सुबह कब की निकल चुकी है। डोंचो ने उसे एक लेटर दिया। बंदा धीरे धीरे होश में आया और ताज़ा हवा खाने और लेटर पढ़ने बालकनी पर गया। पता चला कि ये जेनसन ग्रुप की तरफ से विजिट की रिक्वेस्ट थी। कुछ चीजें सही करनी है। कंपनी ने उसे HQ जितना जल्दी हो सके आने को कहा था। पक्का कुछ तो चल रहा है। हंटर ने फटाफट खुद को साफ सुथरा किया और हेडक्वार्टर पहुंचा जहां गार्ड्स ने उसका स्वागत किया। जेनसन ग्रुप की बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची और विशाल थी और वहां काम पूरे जोश में चल रहा था। यामिन जून अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। क्या इसलिए क्योंकि कल उसने और जॉनपाल ने कुछ ढूंढ निकाला था? यान जुन को जनरल मैनेजर के ऑफिस भेजा गया। बंदे ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। हंटर ने दरवाजा खोला। जेनसन कॉर्पोरेशन की हेड रिसेप्शनिस्ट ब्ली ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वो पहले से ही एजेंट या मिंजन का इंतजार कर रही थी और ये भी कि ये औरत भी एक ड्रैगन है।